हेलो नमस्कार सभी कृषि योद्धाओं का एग्री कैपिटल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी का जो सब्जेक्ट है उसके इंट्रोडक्टरी पार्ट के बारे में। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि 6 डेन कमेटी के अकॉर्डिंग हमारे फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी का सिलेबस क्या है। उसके बाद में कितने हमारे पास में लेक्चर होंगे जिसमें हम इस कंप्लीट सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। एक एक चीजों को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, काफी बच्चे इस चीज को भी लेके कंफ्यूजन में है कि हमें हिंदी में पढ़ना, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, हम बाइलिंगुअल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें आपको सारी चीजें हैं वो हिंदी में अच्छे से समझा दी जाएगी। बट मेरे अकॉर्डिंग अभी तुम ट्राई करो कि ग्रेजुएशन में आगे तो थोड़ा इंग्लिश के ऊपर भी ध्यान दो, क्योंकि आगे इन फ्यूचर कहीं पे भी जाओगे तो आपको इंग्लिश की नीड होगी और टर्मिनोलॉजी वगैरह है उनको अच्छे से पकड़ो। बाकी ऐसा है नहीं कि बहुत ज्यादा हाई फाई इंग्लिश ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं, नॉर्मल आप पढ़ोगे तो आपका अभी से कवर होता चला जाएगा। ठीक है, सबसे पहले एक चीज बता दूं कि सिस्टमेटिक ढंग से सारी क्लासेज और आपको सिस्टमेटिक ढंग से चैप्टर वाइज नोट्स वगैरह आपको देखने हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप एक बार एग्री कैपिटल के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके बीएससी एग्रीकल्चर का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसमें आप जरूर इनरोल करें, जिसका मिनिमम टू मिनिमम चार्ज हमने रखा है। वो सब एग्रीकल्चर स्टूडेंट है वो परचेज करके मॉडल पेपर हो गए, आपके सेमेस्टर में अच्छा सीजीपी बनाने के लिए हमने ये सारी चीजें की है। अब हम जो यहाँ पर एग्रोनॉमी कोर्स पढ़ने वाले हैं ये ना कि आपके सेमेस्टर में काम आने वाला है, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो आपके लिए आगे यूजफुल होने वाला है। क्योंकि अब मैं आपको जितने भी जो एग्रोनॉमी के लेक्चर यहाँ पे अवेलेबल करवाऊंगा उसमें एक मतलब जो भी आपके कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके बेस पे थ्योरेटिकल पार्ट तो रहेगा, लेकिन उसके साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको साथ साथ में देखने को मिलेगी। और हमारा सिस्टम ये है कि आप किसी भी सेमेस्टर में हो तो साथ साथ में आपको लेक्चर के बीच में जैसे जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन भी बता दूंगा किस टाइप के आपके क्वेश्चन है, कहां से बनता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवा देता हूं माई सेल्फ, माई चौधरी, स्टूडेंट ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा जो पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, इसके ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी देख लो 18 लेक्चर में अपने ये सिलेबस है वो 16 के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। पूरा का पूरा सिलेबस है जिसमें सबसे पहला लेक्चर हमारा होगा इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। अब भाई एग्रोनॉमी पढ़ रहे हैं तो उससे पहले एग्रीकल्चर पढ़ना जरूरी है कि एग्रीकल्चर में आपने एडमिशन लिया है तो एग्रीकल्चर है क्या। ठीक है, उसकी कौन कौन सी ब्रांच है, एग्रोनॉमी तो एक ब्रांच है एग्रीकल्चर का। तो उसके बाद में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एग्रोनॉमी के बारे में। आज का जो हमारा लेक्चर रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, जो हर एक एग्रोनॉमी के पेपर में क्वेश्चंस है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, सीड के बारे में। ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग क्रॉप स्ट्रेस प्लेसमेंट, उसके बाद में क्रॉप डेंसिटी हो गया, आपका टीनेज हो गया, क्रॉप न्यूट्रिशन हो गया। ठीक है, न्यूट्रिएंट ऑब्जर्वेशन हो गया। ये टोटल करके आपके 18 लेक्चर है। 18 लेक्चर मतलब 18 यूनिट है। ठीक है, तो लेक्चर आपके लगभग 25 के समथिंग लेक्चर होंगे, 25 टू 30 लेक्चर में हमारा ये सिलेबस है वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी चीज की प्रॉब्लम आपको आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। कैसा लगेगा लेक्चर पूरा देखने के बाद भी आप कमेंट में जरूर कमेंट करना। अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि आपका एक कमेंट एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन है कि बच्चों को सामने समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एग्रीकल्चर है क्या। तो प्यारे बाल को एक चीज क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे एक आपको क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि किस भाषा का शब्द है, कौन सी लैंग्वेज का टर्म है। जैसे कभी कभी आपने देखा होगा, पहले आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी, ठीक है, या फिर आपने पढ़ा होगा एग्रोनॉमी, ठीक है, या फिर अभी ये टर्म है एग्रीकल्चर। ये किस भाषा का शब्द है? तो मेजरली मैं आपको बता देता हूं कि जो यहाँ पे आपके टर्म होंगे वो एक तो होंगे ग्रीक के, दूसरा होगा आपका लैटिन का। ठीक है, जिस वर्ड के पीछे कल्चर आएगा, जैसे एग्रीकल्चर, ठीक है, वो वर्ड हमेशा कल्चर जिस वर्ड के पीछे कल्चर आएगा, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, ठीक है, वो सारे के सारे लैटिन भाषा के शब्द होंगे। किस भाषा के शब्द होंगे? लैटिन भाषा के। और जिस वर्ड के पीछे ग्रीक आएगा, जैसे एग्रोनॉमी हो गया, ठीक है, एग्रोनॉमी हो गया, या फिर आप देख सकते हो इसमें बायोलॉजी हो गया, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी हो गया। ये बहुत सारे टर्म्स हैं जिनके पीछे नोबी क्या होगा, आपका नोबी होगा, नोबी या फिर लोजी,
लॉजी, बायोलॉजी, एग्रोनॉमी। जिस वर्ड के पीछे नोबी या लॉजी होगा वो हमेशा ग्रीक भाषा का वर्ड होगा, जिसके पीछे कल्चर लगा होगा वो हमेशा आपके लैटिन भाषा के शब्द होंगे। आपने कभी सोचा है कि ये लैटिन और ग्रीक, ज्यादातर लैटिन और ग्रीक भाषा के ही वर्ड क्यों यूज होते हैं? तो पहले एक चीज क्लियर कर देता हूं, अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे, लैटिन और ग्रीक दोनों डेड लैंग्वेज है, जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं मृत भाषा है, जिसके ऊपर कभी भी कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं हो सकती है। कंट्रोवर्सी मतलब जैसे कि कोई बोल दे, जैसे हिंदी इंग्लिश का हो गया, हिंदी वाला बोले नहीं ये सब तो हमारा है, इंग्लिश वाला बोल दिए, तो ये मृत भाषा है। सबसे पहले वहां से ये वर्ड है वो डेवलप हुए थे, ठीक है। तो इनमें ज्यादा कंट्रोवर्सी नहीं होती है। तो मोस्ट ऑफ दी जो वर्ड होते हैं यूज वो लैटिन और ग्रीक भाषा के होते हैं, ठीक है। ये दोनों के दोनों आपकी डेड लैंग्वेज है, मृत भाषा है, ये चीज याद रखना, ठीक है। लेकिन इनका एक एक्सेप्शन अपवाद है, वो है आपका पोमोलॉजी, जिसमें फ्रूट्स की स्टडी की जाती है। ये आपका लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषा के वर्ड है। आगे जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाता जाऊंगा एक लेक्चर में सारे वर्ड्स भी बता दूंगा कौन से किस भाषा के वर्ड है। लेकिन कॉमनली आपको ये चीजें ध्यान रखना, जिस वर्ड के पीछे नोबी या लोजी लगता है वो ग्रीक भाषा का होगा, जिसके पीछे कल्चर लगता है वो लैटिन भाषा का होगा। ये पढ़ना आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। पोमोलॉजी आपका एक्सेप्शन है, जो आपका ग्रीक और लैटिन दोनों भाषाओं से मिलकर बना हुआ वर्ड। चलिए फिलहाल हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या होता है। इसको दो भागों में डिवाइड कर दो। एक तो आपका होता है एगर, और उसके साथ में आपका होता है कल्चरा, ठीक है। आपका होता है कल्चरा, एक सेकंड, एगर प्लस कल्चर। इसका मतलब होता है, एगर का मतलब होता है आप लैंड कह सकते हैं, फील्ड कह सकते हैं, सॉइल कह सकते हैं, ठीक है। लैंड भी क्या वो सीधा सही रहेगा, लैंड या फील्ड कह दो। और कल्चर का मीनिंग होता है आपका कल्टीवेशन करना, या हिंदी में कह सकते हैं आप जुताई करना, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपका लैंड का कल्टीवेशन करना, ठीक है, या फिर फील्ड का कल्टीवेशन करना क्या कहलाता है, आपका एग्रीकल्चर कहलाता है। अब डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन है वो यहाँ पर हम जानने वाले हैं, लेकिन एक आप सीधी डेफिनेशन लिख सकते हो एग्रीकल्चर में अगर आपको पूछे तो कि व्हाट इज एग्रीकल्चर, तो इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, एक साइंस की ब्रांच है, डील्स विथ एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट क्रॉप्स, ठीक है, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, फिशरी, ये जितने भी जो ब्रांचेज हैं इनकी आपकी केयर एंड मैनेजमेंट ऑल्सो नोन एज एग्रीकल्चर। आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं, लेकिन ये मैंने एक कॉमन डेफिनेशन बताई है जो आप हर जगह फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर। डिफाइन द टर्म एग्रीकल्चर डेरिव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड्स एग्री और एगर मीनिंग लैंड या फील्ड एंड कल्चर मीनिंग कल्टीवेशन, ठीक है। काफी जगह आपको सॉइल भी देखने को मिलेगा कि सॉइल का आपका क्या करना, कल्टीवेशन, ठीक है, या फिर कह सकते हो मर्दा जुताई करना भी आपका क्या कहलाता है, एग्रीकल्चर कहलाता है, कॉमन चीज है, ठीक। एग्रीकल्चर इज अ वेरी ब्रॉड टर्म कंपोजिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। लाइवस्टॉक, आपका लाइवस्टॉक फार्मिंग हो गया, फिशरीज हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, ये सारी की सारी किसमें आते हैं, एग्रीकल्चर में। चाहे आप क्रॉप का प्रोडक्शन ले रहे हो, चाहे आप पशुपालन लाइवस्टॉक फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है, फिशरीज कर रहे हो, फॉरेस्ट्री कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये सारे किसके पार्ट है, एग्रीकल्चर के पार्ट है, ठीक है। एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज एन आर्ट, एक आर्ट है, साइंस है और बिजनेस है ऑफ प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक फॉर द इकोनॉमिक पर्पज। ये आपका एक आर्ट भी है, एक प्रकार का साइंस भी है और एक प्रकार का बिजनेस भी है। आगे मैं समझूंगा कि एग्रीकल्चर एज ये क्वेश्चंस काफी बार पूछा गया है कि एग्रीकल्चर एज ए आर्ट, साइंस एंड बिजनेस, इसको एक्सप्लेन करने के लिए भी पूछा जाता है। इसको मैं आगे डिटेल में आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है। फिलहाल हम डेफिनेशन को आगे बढ़ाते हैं। एग्रीकल्चर इज डिफाइंड in the Agriculture Act 1947 as including agronomy, horticulture, fruit growing, seed growing, dairy farming and livestock, आपकी livestock, उसके बाद में breeding and keeping, the use of land as grazing land, आपका meadow land, osir land, उसके बाद में आपका market gardens and nursery grounds and the use of land of woodlands where that's the
देखो एक चीज समझो, इसमें जो ये डेफिनेशन है इसमें यही चीजें लिखी है कि जो एक्ट 1947 है उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर क्या है, उसके अंदर आपका एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट ग्रोविंग, सीड ग्रोविंग, डेयरी फार्मिंग हो गया, आपका लाइव स्टॉक ब्रीडिंग, कीपिंग, ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती है, ठीक है। और जिसमें आपकी ग्रेजिंग लैंड होगी, मिडो लैंड, ओसियन लैंड, मार्केट गार्डन वगैरह, ये सारे के सारे किसमें यूज लिए जाते हैं फॉर दी कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। सारी लैंड को अच्छे से यूटिलाइज करना, उनको कल्टीवेशन के लिए उपयोग में लेना, ये एक्ट 1947, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। 1947 का जो एक्ट था उसके अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या है, तो ये डेफिनेशन भी मैंने आपको बता दी। आई होप आपको एग्रीकल्चर क्या है ये चीजें अच्छे से मालूम चल गई होगी। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए, द वर्ड एग्रीकल्चर मे बी expanded as the activities on the ground of raising intended crops for uplifting livelihood through the use आपका रिचार्जेबल एनर्जी। देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ बेसिक साइंस फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका बेसिक साइंस है एग्रीकल्चर और एक आपका अप्लाइड साइंस, ठीक है। देखो, बेसिक साइंस के अंदर आपका स्टडी ऑफ बेसिक प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल्स ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट, एक रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट हो गए, उसके अंदर आपकी उसके बेसिक प्रिंसिपल और फंडामेंटल्स के बारे में स्टडीज की जाती है। अप्लाइड साइंस का मतलब होता है कि आप उस बेसिक प्रिंसिपल और फंडामेंटल्स को रिस्पेक्टिव आप मतलब प्रैक्टिकल के साथ में उस चीज को करके देखो आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक अप्लाइड साइंस है, जिसमें एग्रीकल्चर में अप्लाइड साइंस है, वो प्रैक्टिकल मतलब फील्ड में पूरा प्रैक्टिकल किया जाता है। जैसे भाई क्रॉप उगती है, ये पढ़ लिया आपने, ठीक है। कैसे उगती है कि कोई भी मान लो कि बोल दिया कि व्हीट है वो रबी सीजन का है, तो आप उसको उगा के देखो, प्रैक्टिकल करके देखो कि हाँ ये रबी में उगता है। आप खरीफ में भी उगा के देखो ये उगेगा या नहीं उगेगा, समझे ना बात को। ये एक आपका क्या है, एक अप्लाइड साइंस है। जैसे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हो गया, ठीक है, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरीज, ये सारे आगे मैं बताऊंगा कि इसकी अप्लाइड ब्रांच कौन कौन सी होती है, उसके अंदर भी और डिटेल से आपको सारी चीजें समझेगा। बट फिलहाल यहाँ पे आपको जानना है कि बेसिक साइंस क्या होता है और अप्लाइड साइंस क्या होता है, ये चीज मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल साइंसेज आर एसेंशियली अप्लाइड साइंस एंड dependent on basic science of botany, physiology, biochemistry, ecology, zoology, chemistry, physics, mathematics, economics। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्रीकल्चर है ना, इसके अंदर आपको फिजिक्स भी पढ़नी है, फिजियोलॉजी भी पढ़नी है, बायोकेमिस्ट्री भी पढ़नी है, इकोलॉजी भी पढ़नी है, जूलॉजी भी पढ़नी है, केमिस्ट्री भी पढ़नी है, मैथमेटिक्स भी पढ़नी है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। ये सारी चीजें पढ़नी है। कैसे? जैसे फिजिक्स आपका हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग दी वेदर फिनोमेना, ठीक है, वेदर के जो फिनोमेना है, ठीक है, उसके बारे में, एंड सॉइल कंडीशन के बारे में पढ़ने में आपको हेल्प करता है। उसके बाद में सॉइल केमिस्ट्री है, अंडरस्टैंडिंग दी प्लांट न्यूट्रिएंट, जो आपके प्लांट न्यूट्रिएंट्स है उनके स्टेटस को समझना। सॉइल द डेफिशिएंसी सिम्टम इन प्लांट, कौन कौन से डेफिशिएंसी के सिम्टम है उस प्लांट के अंदर, ये सारी चीजें समझने के लिए आपकी सॉइल केमिस्ट्री है वो हेल्प करती है, ठीक है। मैथमेटिक्स इज यूजफुल एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन। देखो, जितने भी जो एक्सपेरिमेंट होते हैं, रिसर्च होते हैं, उनमें जो भी डाटा वगैरह स्टैटिस्टिक्स काम आती है, ठीक है, या फिर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का जो भी पार्ट है, आप मान सकते हो कि एक्सपेरिमेंट के अंदर या फिर रिसर्च के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है, चाहे आपका स्टैट्स हो चाहे मैथमेटिक्स हो, ठीक है। उसके बाद में नॉलेज ऑफ बॉटनी, देखो बॉटनी काम आती है, आपने देखा होगा ब्रीडिंग करते हैं, बहुत सारी ब्रीडिंग के माध्यम से नई वैरायटीज डेवलप करते हैं, उसके अंदर आपका काम आता है, ठीक है। उसके अंदर आपको बोला है कि आपने जेनेटिक्स भी पढ़ते हो, ठीक है, मेकिंग पॉसिबल इवोल्यूशन डिफरेंट वैरायटी की लिखा है यहाँ पे, डिफरेंट वैरायटी क्रॉप सुटेबल टू पर्टिकुलर एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन, मतलब उसके अकॉर्डिंग वैरायटी का इवोल्यूशन करना, विकास करना। जैसे कि आपने देखा होगा राजस्थान डेजर्ट एरिया है, ठीक है, तो वहां पे कौन सी वैरायटी, कौन सी क्रॉप सुटेबल है, ठीक है। आपके जहां वाटर बहुत ज्यादा है, पानी बहुत ज्यादा है, वहां पे आप कौन सी वैरायटीज यूज करोगे, कौन सी वैरायटीज आपके लिए सुटेबल है, ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर इंक्लूडेड होती है, बॉटनी के अंदर, जिसमें आप क्या पढ़ते हो, ब्रीडिंग के बारे में और जेनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में जूलॉजी का नॉलेज है,
वो आपने इंसेक्ट पेस्ट के बारे में आप पढ़ते हो, एंटोमोलॉजी का जो भी पार्ट है वो जूलॉजी से रिलेटेड है। उसके बाद में स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज हेल्पफुल द एस्टिमेटिंग द कॉस्ट रिटर्न। देखो एक फार्मर्स होता है वो कितना किसी क्रॉप के ऊपर खर्चा करता है, उसको कितना वापस पैसे मिलते हैं, ये सारी चीजें किसके अंदर इंक्लूडेड होती है, इकोनॉमिक के अंदर इंक्लूडेड होती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें हैं कि एग्रीकल्चरल साइंसेज है वो अप्लाइड साइंस के साथ में उसके साथ में भी जो भी दूसरी जो साइंसेज है उनके साथ में कैसे यूजफुल है वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो है एग्रीकल्चर एज एन आर्ट, साइंस एंड बिजनेस। ओके, अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एज एन आर्ट। एग्रीकल्चर एक आर्ट है, कैसे? जैसे भाई एक चीज समझो, यहाँ पे 3-4 चीजें लिखी है, एक तो आपका आर्ट है, एक आपका साइंस है, बिजनेस है, ये 3 चीजें हैं। ठीक है, और ये बहुत सही है, मैं समझाता हूं आपको। आर्ट कैसे है? यहां लिखा है लर्निंग बाय डूइंग एंड गेनिंग एक्सपीरियंस। आप किसी काम को करो, वो आप जो भी आपने काम किया, जो आपको एक्सपीरियंस मिला वो आपका है। ठीक, जैसे कि समझो एक किसान है, उसके पास में आर्ट है कि उसको एक फील्ड के अंदर क्रॉप लगानी है। ठीक है, उसको क्या करनी है, क्रॉप लगानी है, वो उसकी एक आर्ट है, उसको पता नहीं है। समझो बात को, ये साइंस और बिजनेस बाद में आएंगे। उसको साइंस के बारे में उसने कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है, लेकिन उसको कला है कि सर्दियों के मौसम में अपने को गेहूं बोना है, बारिश होते ही अपने को बाजरा बोना है। ठीक है, ये उसको नॉलेज है, ये उसने पहले काम किया है, उसकी वजह से उसके पास में एक आर्ट है। उसके लिए कब उसकी वीडिंग करनी है, उसको वीड निकालना आता है, उसकी कब हार्वेस्टिंग होगी, कब उसकी इरिगेशन करना है, ये सारी की सारी चीजें एक आर्ट है, वो इस फार्मर्स को पता है। ठीक है, ये आपका क्या है, एक आर्ट है, उसके बेस पे पूरा पूरा एग्रीकल्चर चल रहा है। और जितना भी जो एग्रीकल्चर पूरा डिपेंडेंट है वो एज आर्ट। अगर आपके पास में आर्ट कला नहीं है किसी चीज को करने की, कहते हैं ना कभी कभी, मतलब आपने कॉमन चीज सुनी होगी कि भाई तेरे पास तो बहुत ज्यादा कला है यार, तू तो कर सकता है। आप एक क्रिकेटर है, ठीक है, वो क्रिकेटर क्या करता है भाई, वो थ्योरी तो आप भी पढ़ लोगे, बैट ऐसे घुमाना, बॉल यहां आती है तो करना, लेकिन आपके अंदर जब आर्ट नहीं होगा, जब आपको वो चीज कहां पे यूज करनी, कैसे यूज करनी, वो जब तक आपके अंदर आर्ट नहीं आएगा तो आप नहीं खेल पाओगे। यही चीज यहां पे फॉलो करके देखो। अगर फार्मर्स को आप कितनी भी चीजें पढ़ा दोगे, या फिर एग्रीकल्चर के बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 4 साल बीएससी करने के बाद भी, इतना सारा नॉलेज देने के बाद भी वो फार्मिंग नहीं कर पाते, खेती नहीं कर पाते। लेकिन किसान ने कभी ये किताब में ये नहीं पढ़ा था कि क्या कहां पे क्या करना है, फिर भी वो अच्छी खासी खेती कर लेता है, अच्छी खासी क्या, बहुत अच्छी खेती कर लेता है। और जिसके पास में आर्ट, साइंस और बिजनेस तीनों होता है, वो बहुत अच्छा काम कर सकता है। अब समझाता हूं मैं, आपने आर्ट तो समझ लिया, ये थ्योरी आप पढ़ लेना, इसको ज्यादा मैं क्या ही पढ़ाऊं, ये सारी चीजें इसमें लिखा है। अब मैं पढ़ाता हूं आपको कि साइंस, एग्रीकल्चर एज ए साइंस एग्रीकल्चर कैसे काम करता है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ पेरेंट्स ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज के लिए आप साइंटिफिक स्टडी करते हो, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजों को एक साइंटिफिक वे में स्टडी करना एक साइंस है। साइंटिफिक प्रिंसिपल वी आर यूज्ड एग्रीकल्चर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स। आप पढ़ते हैं कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जा सकता है, कौन सी क्रॉप कहां पे लगानी है, कौन सी वैरायटी कहां पे लगानी है, ये सारी चीजें, इनके क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो इनको इंक्रीज करने के लिए सारी चीजें हम पढ़ते हैं साइंटिफिक वे में, ताकि हमें उनका रिटर्न मिले, हमें अच्छा प्रोडक्शन मिले। गॉट इट? चलिए, several scientific advances have been made in all branch of agriculture which are systemized to increase crop production and achieve self-sufficiency as plant breeding, biotechnology, developed many varieties suiting the various soil, climate, consumer taste। मतलब कौन सी सॉइल में कौन सी क्रॉप उगानी है, कौन सी सॉइल में कौन सी वैरायटी लगानी है, ठीक है, ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजी की जो नए आपके मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है, उनको फॉलो करते हुए हम हमारी जो क्रॉप है उनका प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं,
ये एक सिस्टमेटिक ढंग से जो सारी चीजें जहां पे पढ़ते हैं वो एज ए साइंस काम करता है, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं बिजनेस, एग्रीकल्चर एज ए बिजनेस। एग्रीकल्चर इज डेवलप्ड कंट्रीज इज ए बिजनेस डेवलप प्रोसेस। देखो, द फार्मर्स इन देश कंट्रीज कल्टीवेट द क्रॉप टू अर्न हायर इनकम विथ लेस इन्वेस्टमेंट। मतलब बहुत कम पैसे लगाकर आप बहुत ज्यादा इनकम ले सकते हो, बहुत ज्यादा पैसे आप कमा सकते हो थोड़े से पैसे लगाकर। ये आपका बिजनेस, पूरा बिजनेस माइंड आपका सेट होना चाहिए। आपको कैसे क्या पर फार्मिंग करनी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको उसके बाद में बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं, वहां आप प्रैक्टिसेस कर सकते हो। जैसे भाई समझो मेरी बात को, एक बिजनेस कैसे बनाना। आपके पास एक खेत है, ठीक है, आपने क्या किया, शुगर कैन उगा लिया। शुगर कैन उगा लिया, आप अपने खेत में खुद शुगर कैन उगाते हो। आपने क्या किया, शक्कर की, गुड़ की फैक्ट्री खोल दी। आपने फैक्ट्री खोल दी, इसी फैक्ट्री से आप चीनी बना रहे हो, एक बिजनेस कर रहे हो गया काम। आपके पास खेत है, आपने क्या किया, आलू बो दिए। आपके पास में चिप्स की फैक्ट्री है, आप उनसे ही क्या करते हो, उन्हीं आलू से क्या करते हो, चिप्स बनाते हो। ये भी एक बिजनेस में ले लिया। ये सारी की सारी चीजें किस में आती है, एज ए बिजनेस काम करती है, जिसमें आप बहुत कम पैसे लगाकर बहुत अच्छे खासे पैसे हैं वो कमा सकते हो, अच्छा प्रॉफिट है वो आप गेन कर सकते हो। ये आपका बिजनेस है। आई होप आप एज ए आर्ट, साइंस और बिजनेस एग्रीकल्चर को समझ चुके हो क्या होता है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के क्या स्कोप है। जैसे कि आप एडमिशन लेते हो ना, उस टाइम आपको लगता होगा यार क्या क्या स्कोप है क्या नहीं है, तो अभी थोड़ा रूबरू हो जाओ। पहले तो ये पढ़ाई है, मतलब सुना ही है, अब आपको अच्छे से पढ़ के भी ये नॉलेज हो जाएगा कि एग्रीकल्चर plays a key role in the overall economic and social well-doing of the country। इसमें लिखा है कि शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन बोथ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट हैज आपका डिक्लाइंड ओवर टाइम। एग्रीकल्चर स्टिल फॉर्म द बैकबोन एंड ऑक्यूपाइज ए प्राइड ऑफ प्लेस। मतलब एक रीढ़ की हड्डी कह सकते हो, ठीक है, या फिर सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देने का सोर्स आप एग्रीकल्चर कह सकते हो कि एग्रीकल्चर में इतना आपका स्कोप है, ठीक है। देखो कैसे इसको बता देता हूं। एग्रीकल्चर का जो जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन है, जीडीपी के अंदर, वो यहां थोड़ा ये डाटा पुराने हैं। अभी का जो डाटा है वो 18% मान के चलो। अगर जीडीपी में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन में नहीं पूछे तो आपको याद रखना कि 18% एग्रीकल्चर का जीडीपी में रोल है, ठीक है। उसके बाद में provides livelihood support for nearly half of the population in the country, ठीक है। The sector provide employment to 50% of India workforce। मतलब आपका लाइवलीहुड सपोर्ट भी मिलता है, ठीक है। लाइवलीहुड फार्मिंग का आप अलग कोर्स पढ़ रहे हो, उसमें सारी चीजें आपको पता होगी। मैंने काफी क्लासेस भी ली है, नहीं देखी तो आप एक बार वहां पे जाके देखो, क्योंकि एग्रीकल्चर में सारी चीजें एक एक से लिंक होती है, तो सारे सब्जेक्टों को आप बराबर इंपॉर्टेंस दो, तभी चीजें आपको समझ में आएगी, ठीक है। चलिए उसके बाद में 50% क्या देता है, आपका एम्प्लॉयमेंट देता है। एग्रीकल्चर हैज बीन द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री डिपेंडिंग एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल। मतलब मेजॉरिटी ऑफ कह सकते हो ना, 80% इंडस्ट्री ऐसी है जो एग्रीकल्चर के रॉ मटेरियल पे डिपेंडेड है। लाइक टेक्सटाइल, जैसे कॉटन और जूट हो गया, शुगर कैन हो गया, शुगर बीट जो आपकी शुगर के लिए शुगर कैन और शुगर बीट हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें। उसके बाद में प्रोवाइड लार्ज पार्ट मार्केट इंडस्ट्री, आपके गुड सीड है, फर्टिलाइजर है, पेस्टिसाइड है, ठीक है, इम्प्लीमेंट्स, मशीन्स लाइक पंप सेट हो गया। उसके बाद में आपका ट्रक्स हो गया, ट्रैक्टर्स हो गया, पावर टिलर्स हो गया, स्प्रेयर हो गया, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करवाता मार्केट के अंदर। ये भी आपका एक अच्छा स्कोप है। प्रोवाइड ए लार्ज पोर्शन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट 12 to 15% of the national exports, the commodities exported are tea, coffee, sugar, cashew nut, species, tobacco, cotton, etc. ठीक है।
मार्केट में जो इंडस्ट्रियल गुड्स है जैसे सीड्स फर्टिलाइजर वगैरह हो गया, इसमें हेल्प करता है। उसके बाद में आप देखो कि बहुत सारी कमोडिटीज लाइक आपका कॉफी हो गया, टी हो गया, जो आप आउट ऑफ कंट्री में बेच के भी अच्छा खासा पैसे कमा सकते हो। जैसे मान लो आपने एक टी का गार्डन खोल लिया, मतलब बगीचा खोल लिया, उद्यान खोल लिया आपने टी का, जिसमें आपकी टी की फार्मिंग कर रहे हो, ठीक है। आप टी आउट ऑफ कंट्रीज में बेच रहे हो, बहुत अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। आपने काजू बो दिए, ठीक है, जहाँ पे होते हैं वहां की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो भी अच्छे खासे पैसे है वो जनरेट कर सकते हैं चीजों को एक्सपोर्ट करके, क्योंकि हमें पता है कि इंडिया में बेचेंगे तो इतने ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे एज कम्पेयर टू अदर कंट्री में, ठीक है। तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा स्कोप एग्रीकल्चर के अंदर बनता है। उसके बाद में आपके जो भी मतलब इसमें लिखा है ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एग्रीकल्चर के बिना इंसान जिंदा नहीं रह सकता है, ठीक है। कैसे नहीं रह सकता, तो यहाँ लिखा है कि आपका प्रोडक्शन ब्रिंग पीस, ठीक है। उसके बाद में आपका प्रोस्पेरिटी, हार्मोनी, हेल्थ एंड वेल्थ, सबके अंदर एग्रीकल्चर है वो यूजफुल है। मैन विदाउट फूड 3 days विल क्वार, फॉर ए वीक विल फाइट, फॉर ए मंथ विल डाई। मतलब कितना टाइम तक आप जिंदा रह सकते हो बिना एग्रीकल्चर के, लिए ये चीज यहाँ पे लिखा है, ठीक है। आप 3 दिन तक निकाल सकते हो, लेकिन एक टाइम आएगा कि बिना खाने आप जिंदा नहीं रह सकते, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड एलियड सेक्टर लाइक हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, फिशरीज हैव एन इंपॉर्टेंस इन इंप्रूविंग इकोनॉमिक कंडीशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन फॉर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। अब आती है मेजर ब्रांच, ये आपके स्कोप है, जो मैंने मेजरली आपको स्कोप समझा दिया कि हॉर्टिकल्चर में भी आपका अच्छा स्कोप है, एनिमल्स हस्बेंड्री हो गया, डेयरी, फिशरीज वगैरह, इनके भी अब ये जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है, फूड न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग में बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब हमारे बात कर लेते हैं कि अब एग्रीकल्चर के बारे में हमने पढ़ लिया, क्या स्कोप है एज इन आर्ट, साइंस, बिजनेस, ये सारी चीजें पढ़ ली। अब हम इन चीजों को डिटेल में पढ़ने वाले, ये हमारी ब्रांच कह सकते हो, मेजर ब्रांच कह सकते हो, ठीक है। कि ये सब्जेक्ट तो हमारे मेजर होने वाले, जैसे एग्रोनॉमी हो गया, एग्रोनॉमी हमने शुरू किया जिसमें एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन पढ़ा, इतनी सारी चीजें हमें समझने को मिली। तो अब हम एग्रोनॉमी को पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि एग्रोनॉमी है क्या। उसके बाद में जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है क्या, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, ठीक है, ये भी आपका पता है कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके बाद में एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी हो गया, प्लांट पैथोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी हो गया, क्रॉप फिजियोलॉजी हो गया, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स हो गया, एग्रीकल्चरल स्टैटिक्स हो गया। ये आपके मेजर ब्रांच कह सकते हैं, मेजर डिपार्टमेंट कह सकते हो कि ये सारी चीजें, ये आप सब्जेक्ट कह सकते हो, मेजर सब्जेक्ट जो आपको यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ने के लिए पढ़ने को मिलेंगे। और इनके अलावा आप ये जो एलियाड ब्रांच है, जैसे हॉर्टिकल्चर में पढ़ोगे, फॉरेस्ट्री हो गया, आपका एनिमल साइंसेज हो गया, फिशरीज हो गया, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, होम साइंस हो गया, ये सारी की सारी क्या है आपकी एलियाड ब्रांच है, ठीक है। तो ये आज का लेक्चर था आपका बेसिक जो एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन है वो। अब हम कल के जो लेक्चर में पढ़ेंगे वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, वो हमारा एग्रोनॉमी से रिलेटेड जो भी पार्ट होगा कि एग्रोनॉमी क्या है, ठीक है। उसके बाद में एक एक चीजों को अच्छे से एग्रोनॉमी में हम पढ़ने वाले हैं, तो किसी भी बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल का जो चैप्टर होगा उनसे अच्छे खासे क्वेश्चंस भी आपको आस्क किए जाएंगे। लेकिन आज का लेक्चर हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट था कि किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि भाई तुमने एग्रीकल्चर में एडमिशन ले लिया, तुम्हें एग्रीकल्चर का डेफिनेशन ही पता नहीं है, तो क्या मतलब। ये सारी चीजें हमने इस लेक्चर में सीखने का पूरा प्रयास किया है, मैंने पूरा प्रयास किया आपको सिखाने का। आई होप आप ये सारी चीजें अच्छे से समझे हैं। अभी भी आपके कोई भी डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। उम्मीद करूंगा कि आपको ये क्लास पसंद आई है। अगर ये क्लास पसंद आई है तो दोस्तों के साथ में शेयर कर देना और हाँ, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये मोटिवेशन है। और एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।